नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रिट्स के ऊपर। रिट्स अध्यादेशों से जितने भी सवाल आए हैं यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में और अदर एग्जाम्स में भी, उन सारे सवालों को करेंगे। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को समझेंगे डिटेल में, उसके बाद एक एक करके इन सारे के सारे सवालों को करेंगे और देखेंगे कि फिर किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस टॉपिक को। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को, इन दोनों कोर्ट्स को पावर दी गई है रिट्स इशू करने की। ना कितने प्रकार के रिट्स होते हैं और रिट होते क्या है एक्चुअली, उसे समझते हैं। देखिए, जब हमारे संविधान सभा में बात चल रही थी मूल अधिकारों के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, तो सबसे प्रमुख मुद्दा ये निकल करके आया कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो इंक्लूड कर दे रहे हैं, बट क्या हो कि अगर उन फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो उस बेसिस पे आर्टिकल 32 के अंदर ये पावर दिया गया कि अगर कभी भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं इन पर बात चली। तो इसके बेसिस पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। किस बारे में? आर्टिकल 32 के बारे में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 ये राइट प्रदान करता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट मूव कर सकते हैं उसकी रेमेडी के लिए। इसे हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, आर्टिकल 32 के अंदर है। इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ना बात करते हैं कि क्या आर्टिकल 32 एक बेसिक फीचर है। तो ये बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। उस टाइम अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफाइंड है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें निकल करके आई है उसमें फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल 32 का पार्ट है उसे बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है। ये बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखिए क्योंकि ये स्टेटमेंट में फ्रेम हो सकता है और इवन हुआ भी है। अब बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि अगर संविधान में संशोधन भी किया गया उसके बावजूद इस मूल अधिकार को, अनुच्छेद 32 के मूल अधिकार को, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसका हनन नहीं किया जा सकता। हमने यहाँ पे बात की कि सुप्रीम कोर्ट मूव करने का राइट, फंडामेंटल राइट अगर कभी हनन होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मूव करने का अधिकार है। दूसरा यहाँ पे बोला गया द सुप्रीम कोर्ट शेल है पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो रिट जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब कितने प्रकार के रिट होते हैं हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी कोर्ट को ये डायरेक्शन दे सके कि आपके पास रिट इशू करने की पावर है। तो इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। देखिए, हाँ इस कंटेक्स्ट में कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट को रिट इशू करने का आदेश दे सकती है, रिट इशू करने को एम्पावर कर सकती है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे संविधान में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर दी गई है, तो पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम बात करते हैं अदर कोर्ट की, जैसे हम अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है या नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऑर्डर करके एम्पावर कर सकती है किसी अदर कोर्ट को रिट इशू करने की। तो जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पे एनी अदर कोर्ट में हाई कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि आर्टिकल 226 ऑलरेडी हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर देता है, तो पार्लियामेंट को एम्पावर करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिक्योर्ड है ना। सवाल ये उठता है कि क्या किसी अथॉरिटी के पास ये पावर है कि अगर किसी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो कोर्ट मूव करने ना दिया जा सके। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 359 की ये बात है। आर्टिकल 359 में ये बोला गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उस टाइम पे मूल अधिकारों के एन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में जाने के जो राइट है उसे सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है ना। आप समझ चुके होंगे कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर और गारंटर बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। एक और बात यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखनी है कि एन अग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरीली बाय द वे ऑफ अपील। यानी वे ऑफ अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य अधिकार का हनन हो रहा है तो हम लोग कोर्ट मूव कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32? तो इसका आंसर है नहीं। ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड की गई है उसी के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टेचुटरी राइट, कस्टमरी राइट, ये सारी चीज़ें हैं तो हम डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव नहीं कर सकते। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट डिटरमाइन अ क्वेश्चन दैट डज नॉट इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर सकता जिसमें फंडामेंटल राइट का सवाल ना हो। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने का सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है। देखिए ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव में क्या अंतर है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर होती है रिट जारी करने की, बट हमें क्या पता है कि हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, इसलिए इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। इस बात को ध्यान रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बना है कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। इसका एक और अर्थ निकलता है कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहे हैं, उसका हनन हो रहा है, तो एग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन है या तो वो हाई कोर्ट मूव करे या फिर सुप्रीम कोर्ट मूव करे, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फॉर सुप्रीम कोर्ट। सो हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 पांच तरह के रीट इशू करने की पावर होती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो अदर कोर्ट को भी रीट इशू करने का एम्पावर कर सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न हुआ नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रीट इशू करने की अथॉरिटी है और किसी अदर कोर्ट के पास नहीं। इन रीट्स को इंग्लिश लॉ से लिया गया है, जहाँ पे इसे प्रोरोगेटिव रीट्स कहा जाता था। इसका ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे जो राजा है उसे फाउंटेन ऑफ जस्टिस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। जस्टिस अब ना समझते हैं कि जो रीट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के बीच और हाई कोर्ट के बीच, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे अंतर हैं। सो आपको बस 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, ध्यान से समझ लीजिए। काफ़ी आसानी से अगर आप इसे समझ लेंगे एक बार तो फिर जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं वो हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रीट जुरिस्डिक्शन की, दायरे की, कि किसके पास ज़्यादा दायरा है, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच, अगर इनके बीच कंपेयर करें तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट का हनन होता है सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ऑफ फंडामेंटल राइट और इसके अलावा किसी भी अन्य राइट का अगर हनन हो रहा है, किसी प्रकार का लीगल राइट है या स्टेचुटरी राइट है, तो भी आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। यानी यहाँ से क्या पता चला कि जो रीट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो नैरोवर है हाई कोर्ट से इस रेस्पेक्ट में। जब बात आती है ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स को इशू करने की, तो वहाँ पे हाई कोर्ट की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओनली पावर है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट अगर हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा करके इशू करवा सकते हैं इसे। और अगर कोई नॉर्मल राइट, फंडामेंटल राइट तो है ही, इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल राइट का भी हनन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होगी। नाउ दूसरा पॉइंट समझिए, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी पूरे के पूरे भारत के टेरिटरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट रीट इशू कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो उनका जुरिस्डिक्शन जितने एरिया तक कवर्ड होता है उतने ही एरिया तक वो हाई कोर्ट को इशू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने स्टेट का समझ सकते हैं, अगर आपके स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है तो उनकी जहाँ तक जुरिस्डिक्शन है वो उन्हीं पोर्शन में रीट को इशू कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की तो वो इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी रीट को इशू कर सकते हैं। ना आपको कॉमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच क्या अंतर है। सो यहाँ से हमने देखा कि जब बात आती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की यानी क्षेत्र की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है वो हाई कोर्ट के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि आर्टिकल 32 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सरसाइज करने से रीट जुरिस्डिक्शन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि आर्टिकल 226 एक डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो रिफ्यूज़ भी कर सकती है अपने रीट जुरिस्डिक्शन को इशू करने से, राइट। सो नाउ आइए बात करते हैं रीट के टाइप्स की, कितने तरह के रीट्स होते हैं और उनके स्कोप की। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है, लैटिन वर्ड है आप बोल सकते हैं, और इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, राइट, टू हैव द बॉडी ऑफ। अब इसे समझते हैं कि फिर इसका क्या अर्थ है।
सो देखिए यहाँ पे कॉर्प एक लैटिन वर्ड है, रूट वर्ड है। अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो बहुत सारे वर्ड कॉर्प से निकल करके बने हैं, जैसे कॉर्प्स हो गया या कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होती है, ये सारे वर्ड कॉर्प से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे कॉर्प का मतलब बॉडी है। तो आपको अगर ये लिटरल मीनिंग इसकी पता है तो बहुत सारे स्टेटमेंट आप वहीं से आंसर में निकाल लेंगे। अब देखिए ये कब इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा? ये तब इशू किया जाता है जब किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन के द्वारा डिटेन कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। इसलिए इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि कोर्ट ये कहती है कि आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लाटर बिफोर इट, ठीक है, ताकि उस बॉडी को प्रोड्यूस करके ये जांच किया जा सके कि ये जो डिटेंशन की गई है, बंदी की गई है, वो सही है या गलत है। अगर ये लीगल नहीं है, इलीगल अगर पाया जाता है तो उसके बाद उस पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस रिट इज अ बलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। यानी अगर गलत तरीके से डिटेंशन हो रहा है, बंदी बनाया जा रहा है, तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए बहुत ही अनिवार्य रिट माना जाता है ना। अब ये सवाल उठता है कि जो हेबियस कॉर्पस रिट है वो किस अथॉरिटीज़ के लिए, किस अथॉरिटीज़ के अंदर इशू किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए ही ये रिट इशू किया जा सकता है। अब किनके लिए इशू नहीं किया जा सकता वो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं से बनते हैं। सबसे पहला, अगर कोई डिटेंशन लॉफुल है, अगर किसी कानून के द्वारा लॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है तो उस टाइम पे इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। अगर किसी लेजिस्लेचर और कोर्ट की कंटेम्प्ट की गई है तो उस टाइम पे भी इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। और दूसरा, अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा इस रिट को इस डिटेंशन जो की गई है वो सही है तो फिर भी इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। और अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है ये डिटेंशन, तो फिर इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। 4 पॉइंट है, हम लोग PYQs के तहत देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट्स सही थे ना। नेक्स्ट बात करते हैं मैंडेमस की। मैंडेमस का मतलब क्या है? मैंडेमस का मतलब है वी कमांड। आप यहाँ पे देख रहे कमांड, वी कमांड, राइट। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, और वी कमांड को हिंदी में बोलते हैं परम आदेश। ना बात करते हैं कि जो मैंडेमस है वो कब इशू किया जाएगा, किस केस में इशू किया जाएगा। इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। यानी इसका अर्थ ये है कि कोर्ट के द्वारा ये तब इशू किया जाएगा जब इस पब्लिक ऑफिशियल को कहा जाएगा कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को फेल कर चुके हैं, रिफ्यूज कर चुके हैं परफॉर्म करने से, इसलिए इस रिट को इशू किया जा रहा है और ये पब्लिक ऑफिस के खिलाफ इशू किया जाएगा ना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ इशू किया जा सकता है, इसके अलावा किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ, इन्फीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट के लिए भी ये मैंडेमस इशू किया जा सकता है ना। अब ये सवाल उठता है कि मैंडेमस जो रिट है वो किनके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता। अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी प्राइवेट पर्सन के लिए, प्राइवेट बॉडी के लिए इस मैंडेमस रिट को इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑफिशियल अथॉरिटी के लिए है। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपने काम को करने में असमर्थ है या सक्षम नहीं है, असक्षम है, तो उस टाइम पे भी मैंडेमस रिट को इशू किया जाएगा। सेकेंड, अगर बात करें टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, यानी कानून के द्वारा उस ऑफिस को नहीं क्रिएट किया गया, वो एक प्राइवेट ऑफिस है, तो उसके अंदर भी इस रिट को मैंडेमस को इशू नहीं किया सकता। तीसरा, व्हेन द ड्यूटी इज डिस्कशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, यानी जब जो ड्यूटी है वो डिस्कशनरी है, यानी विवेक के आधार पे करनी है, विवेकपूर्ण है, ना कि अनिवार्य है। जब अनिवार्य ना हो ऑफिस तो उस बेसिस पे भी मैंडेमस को इशू नहीं किया सकता। चौथा बोला गया टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करने के लिए मैंडेमस को इशू नहीं किया सकता। उसके बाद बोला गया अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर, यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों के खिलाफ भी इसे इशू नहीं किया सकता, किसे, मैंडेमस को। और लास्ट बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी के खिलाफ भी मैंडेमस को इशू नहीं किया सकता। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंडेमस जो रिट है वो मेनली जो है वो पब्लिक ऑफिशियल के लिए है। नाउ बात करते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध की। अब प्रतिषेध का मतलब क्या है? इसका लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड, यानी किसी चीज़ को निषेध कर देना, मना कर देना। अब इससे समझते हैं कि ये कब इशू किया जाएगा। सो ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू किया जाएगा टू प्रिवेंट द लाटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और असर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पजेस। यानी मान लीजिए कि अगर किसी हाई कोर्ट या किसी लोअर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी, वो अपने अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहा है, जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है, या अपने उस पावर को यूज़ कर रहा है जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनली दी नहीं गई है, तो उस टाइम पे हायर कोर्ट के द्वारा प्रोहिबिशन रिट को इशू किया जा सकता है। सो मैंडेमस में जहाँ पे एक्टिविटी को डायरेक्ट किया जा रहा था, वहीं प्रोहिबिशन में ये इन एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है।
अगेन सबसे ज़रूरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो प्रोहिबिशन की रीट है वो ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, यानी सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही ये इस रीट को इशू किया जा सकता। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इस रीट को इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जुडिशियल टाइप का रीट है, जुडिशियल रीट है। नाउ बात करते हैं सर्टियोररी उत्प्रेषण की। अब इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, यानी इन्फॉर्म करने को सर्टियोररी कहा जाता है। अब ये कब इशू किया जाता है? इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लाटर टू इटसेल्फ और टू अस्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लाटर इन अ केस। यानी इसका मतलब ये है कि ये हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब किसी ऑर्डर को स्क्वैश करना है, खत्म करना है, या कोई केस पेंडिंग है और उसे ट्रांसफर करना है। तो मान लीजिए कोई केस पेंडिंग है, अब उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसफर करवाना है, तो उस टाइम पे सर्टियोररी केस का यूज, सर्टियोररी रीट का यूज किया जा सकता है। इसका यूज तब भी किया जा सकता है जब इस ग्राउंड पे जब जुरिस्डिक्शन एक्सेस हो जाए, यानी ज़्यादा जुरिस्डिक्शन कोई कोर्ट दिखाए, और इसके अलावा अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या कोई एरर ऑफ लॉ हो, किसी कानून की गलती हो, तो उस टाइम पे भी सर्टियोररी रीट को इशू किया जा सकता है। यानी इसका अर्थ यह है कि प्रोहिबिशन के उल्टे ये जो है वो प्रिवेंटिव, जैसे प्रोहिबिशन जो थी वो सिर्फ प्रिवेंटिव थी, लेकिन सर्टियोररी जो है वो प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। 1991 से पहले सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही सर्टियोररी को इशू किया जाता था, लेकिन 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि सर्टियोररी को इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है, जब राइट ऑफ इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है वो अफेक्ट हो तब। ना हम लोग फिफ्थ और लास्ट रीट की बात करते हैं, को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी किस अथॉरिटी के द्वारा। अब ये कब इशू किया जाता है? तो इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। यानी ये तब इशू किया जाएगा किसी कोर्ट के द्वारा जब देखा जाए किसी पर्सन की क्या लीगलिटी है उस पब्लिक ऑफिस को क्लेम करने की, उसे इंक्वायर करने के लिए को वारंटो रीट को इशू किया जाएगा। यानी अगर किसी पर्सन के द्वारा इलीगल असरपेशन कर लिया गया है किसी ऑफिस का, तो उस टाइम पे को वारंटो का यूज़ किया जाएगा। को वारंटो रीट के द्वारा ये चेक किया जाएगा कि ये जो ऑफिस ये पर्सन ऑक्यूपाई किए हुए ये सही है या लीगल है या इलीगल है। नाउ अगेन वही बात यहाँ पे सामने निकल के आएगी कि ये जो रीट है वो ओनली तभी इशू किया जा सकता जब कोई जो ऑफिस है वो सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस हो, परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा विधिवत बनाया गया हो और परमानेंट कैरेक्टर का हो। यानी प्राइवेट ऑफिस और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ को वारंटो को इशू नहीं किया जा सकता। बाकी के 4 रीट के विपरीत इसे किसी इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी सॉर्ट किया जा सकता है, ना कि सिर्फ एग्रीव पर्सन के द्वारा। जैसा कि हमने बाकी के 4 रीट में देखा कि एग्रीव पर्सन के द्वारा जाया जा रहा था, बट यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी ये इशू करवाया जा सकता है। सो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। यहाँ पे हमने सारे कंसेप्ट को देख लिया है। अब इसके बाद लगभग 30+ PYQ जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे PYQs को करने के बाद अगर इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।